तो दोस्तों आज मैं आपको हिस्ट्री यानी कि इतिहास का सैम्पल पेपर करवाने वाला हूँ। दोस्तों ये सैम्पल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। केवल ये पेपर आपके लिए लाया हूँ जो कि आपका 29 मार्च को पेपर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके इंस्ट्रक्शन देखें तो ये देख लीजिए कि ये पेपर आपका 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक आपको 80 दिए हुए होंगे, यानी कि 80 का नंबर का ये पेपर होगा। सामान्य निर्देश हम देखें तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित किए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 6 खंड विभाजित है। 6 खंड है, ABCDEFG, ऐसे 6 खंड है। खंड क में प्रश्न संख्या 1 से 16 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि MCQs है, 1 अंक वाले हैं, एक नंबर वाले हैं MCQs वाले। इनके उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में आपको देना है और किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें देना है। 16 में से 15 करने हैं, तो ध्यान रखेंगे आप। खंड ख में प्रश्न संख्या 17 से 19 केस स्टडी वाले हैं। इनके ये 3 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उपभाग दिए हुए हैं, जिनमें से किन्हीं 3 उपभागों के उत्तर आपको देना है। 4 में से 3 करना है इसमें भी। खंड ग में प्रश्न संख्या 20 से 23, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में आपको देना है। खंड ग में प्रश्न संख्या 24 से 26 में प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है, यानी कि लॉन्ग टाइप के। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 350 शब्दों में आपको देना है। तो ये लॉन्ग टाइप के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 24 से 26। खंड ड में प्रश्न संख्या 27 से 29 स्रोत आधारित प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। खंड च में प्रश्न संख्या 30 मानचित्र वाले क्वेश्चन है और ये 3 नंबर का, ये 5 नंबर का है, जिसमें 2 मानचित्र आपके पूछे गए हैं। तो ये सारा आपका सामान्य निर्देश था। देखिए हिस्ट्री का पेपर स्टार्ट करने से मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो MCQs टाइप की जो क्वेश्चन है वो आपको अगर आ रहे हैं तो वो सारे आप एक साथ लिख दीजिए। लेकिन जो वैसे क्वेश्चन होते हैं, जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, देखिए उस क्वेश्चन में लिखना ज़रूर होता है। देखिए जो हिस्ट्री का जो पेपर होता है, इसमें आपको कुछ भी आपको पता हो बुक से, वो बना बना कर ज़रूर लिखना होता है। क्योंकि अब आप मान लीजिएगा 8 नंबर का क्वेश्चन है, 350 शब्दों में लिखना है। अब आपने खाली छोड़ दिया उसको तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आपने बना के कुछ भी किया हो, अपने 2-2.5 पेज 3 पेज कुछ भी लिखा हो, तो आपको ज़रूर नंबर मिलेंगे, 4-5 नंबर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना हमेशा, जो हिस्ट्री का पेपर होता है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और इसके आंसर भी लॉन्ग लिखना होता है हमें, और बनाकर लिखना होता है। सटीक आंसर कोई नहीं लिखता है, इसलिए आप ये मत सोचना कि मैंने जो बुक में पढ़ा है सारा का सारा वही डिट्टो उतारना है। तो ऐसा नहीं है। हिस्ट्री के पेपर में जितना आप बना के करोगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे, बशर्ते आपके जो आपने आंसर लिखा वो अच्छा लगना चाहिए। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना आप। अब खंड क हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। खंड क में पहला क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देना है 16 में से। तो प्रश्न क्या है कि प्राचीन भारतीय व्यापार का इतिहास सही रूप से किस काल में प्रारंभ होता है। तो देखिए इसके आंसर मैंने इसलिए नहीं लिखे, ये जानबूझकर मैंने क्वेश्चन पेपर के आंसर इसलिए नहीं दिए इसमें, ताकि आपका रिवीजन हो। देखिए मेरे से ज़्यादा आपने बुक पढ़ी है, और बशर्ते आपने एक बार बुक तो पढ़ी ही होगी ज़रूर, इसलिए आपको आपका रिवीजन हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि मैं इसका आंसर सही दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। पहले खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए, बाकी मैं बता ही रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके सोचने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक। दूसरा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, अगर आप ये बुक नहीं पढ़ते तो भी आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा है कि निम्नलिखित कथन को ठीक करके पुनः लिखना है आपको। तो देखिए जैन धर्म के अनुसार कर्म के चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए तप और मध्य मार्ग की आवश्यकता होती है। देखिए पूरा सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो मध्य मार्ग है, यहाँ की जगह है वैराग्य आता, यहाँ पर क्या आता, वैराग्य। इसलिए बस आपको यह ध्यान रखना, पूरा कथन सही है। देखिए जैन धर्म ये कहता है कि जो मनुष्य है वो जीवन में एक बार आता है, जो उसका कर्म होता है, जो वो अपने मतलब अपनी ज़िंदगी में जो भी कर्म करता है, जो भी कार्य करता है, कर्म करता है, जो भी कार्य करता है वो अपनी ज़िंदगी में, मरने के बाद वो कर्म ही उसको मुक्ति दिलाते हैं। यानी कि मान लो कि आपने अच्छे कर्म किया है तो अब मृत्यु के बाद में आपको अच्छी स्थान मिलेगा, या फिर अच्छी आपकी वो होगी, चर्चा भी होगी। और आपने बुरा कर्म किया है तो आपको नरक मिलेगा और अच्छी वो नहीं मिलेगी जगह वहाँ पे भी।
तो ये कहता है जैन धर्म। आगे है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार वर्ण व्यवस्था को सही क्रम में लिखना है। देखिए उल्टे सीधे क्रम में लिखा हुआ है। सही क्रम में सबसे पहले आएगा ब्राह्मण नंबर फर्स्ट पे, दूसरे नंबर पे आएगा क्षत्रिय नंबर सेकंड पे, तीसरे नंबर पे आएगा वैश्य नंबर 3 पे, और चौथे नंबर पे आएगा क्षुद्र, ये 4 पे आएगा। तो ऐसे आपको क्रम वाइज लिखना है, ये उल्टे क्रम में लिखे हुए थे। अब नीचे आपको एक चित्र दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि धर्मचक्र किसका प्रतीक है। तो ये जो धर्मचक्र है वो धर्म उपदेश का प्रतीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ब्लाइंड के लिए ये है कि बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश का प्रतीक क्या है, तो सालभंजिका है, धर्मचक्र है, स्तूप है, पेड़ है, तो धर्मचक्र है, ये आपको ध्यान रखना है। 6 प्राचीन भारत के धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, तो 8 में से कौन सा विवाह सर्वोत्तम आदर्श माना गया है, तो जो ब्रह्मा विवाह है वो सर्वोत्तर आदर्श माना गया है, और हमारे यहाँ पर ब्रह्मा विवाह होता है हिंदुओं में। तो 7 हम देखें 16वीं शताब्दी के भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत थे सच्ची श्रद्धा, ये सही है, ईश्वर के समक्ष समानता, ये भी सही है, मानव जाति के प्रति प्रेम, ये भी सही है, कर्म कांड, ये इसमें सही नहीं लग रहा मुझे, तो तीनों सही हो जाएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बाकी आप देख लेना। 8th में हम देखें पद्मावत के लेखक कौन थे, तो देखिए पद्मावत एक ग्रंथ था जो कि किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी ने। ये प्रेम मार्ग के सूफी कवि थे, तो इनका नाम आपको पता होनी चाहिए, मलिक मोहम्मद जायसी, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, मोहम्मद जायसी, इन्हें जायसी भी कहा जाता है शॉर्ट में। तो ध्यान रखना है आपको पद्मावत के लेखक कौन थे। विजयनगर साम्राज्य के समुद्री पतन के विषय में निम्नलिखित में से सही वक्तव्य का आपको चयन करना है। तो समुद्री व्यापार की अवहेलना की जाती थी, समुद्री व्यापार को हतोत्साहित किया जाता था, समुद्री व्यापार को सही प्रोत्साहन दिया जाता, समुद्री व्यापार को कुछ चुने हुए व्यापार की देखरेख में रखा गया था, तो डी आपका सही हो जाएगा। 10th हम देखिए निम्न युग्मों में से सही युग्म का आपको चयन करना है। अमरनायक कौन थे, सैनिक कमांडर, हिरिया जलाशय, कमलपुरम नहर, मंडप शासक, कृष्णदेव राय मंदिर परिषद, तो पहला ही आपका सही हो जाएगा कि जो अमरनायक थे वो सैनिक कमांडर थे। अकबर के द्वारा उठाए गए किसी एक महत्वपूर्ण कदम का उल्लेख कीजिए जिसके आधार पर उसके शासन को धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है। देखिए आपको सबको पता है कि अकबर एक मुस्लिम शासक था, मुगल शासक था, लेकिन जो अकबर था ना उसकी एक बात रोचक थी कि वो किसी भी धर्म को तुच्छ नहीं समझता था। मान लीजिए कि जो अकबर था वो तो वैसे मुस्लिम था, लेकिन वो दूसरे धर्मों के प्रति भी अपना प्रेम रखता था। उसने कभी भी हिंदू धर्म या कोई और धर्म है, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, इन सभी धर्मों को कभी भी अपने से अलग नहीं समझा। उसको रुचि थी कि वो विभिन्न धर्मों के बारे में जाने। तो एक यही है कि उसे विभिन्न धर्मों के बारे में जानने की रुचि थी, इसलिए उसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। वो किसी एक धर्म का गुणगान नहीं करता था। बेनामी से क्या अभिप्राय है, ये 12 आपका क्वेश्चन है। तो देखिए जो चीज़ आपकी नहीं है लेकिन उस पर मतलब जो चीज़ आपकी है लेकिन उस पर अधिकार किसी और का हो जाता हो तो वो बेनामी कहलाता है। जैसे संपत्ति भी हो गई है, संपत्ति आपकी है लेकिन उस पर जो अधिकार है किसी और का नाम दर्ज है तो वो बेनामी हो जाती है। तो ऐसे ही साम्राज्यों का भी हो जाता है कि साम्राज्य किसी और के नाम पर है लेकिन नाम किसी और का हो रहा है, तो ये बेनामी होता है जिसका कोई नाम नहीं है, ठिकाना नहीं है। मुगल सम्राट अपनी प्रजा के कौन से 4 तत्वों की रक्षा करता है, तो एक तो जीवन की रक्षा करता है, जीवन धन, और जीवन धन हो गया, सम्मान हो गया, और एक और है, हाँ सम्मान हो गया, और आत्मविश्वास। जीवन धन सम्मान और आत्मविश्वास, इन 4 तत्वों की रक्षा करता है कोई भी सम्राट हो। मुगल सम्राट की बात की गई इसमें। अब ये अभिकथन और कारण वाले हैं। देखिए कारण क्या है कि कथन क्या है कि ग्रामीण बंगाल में जोरदार की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी, बिल्कुल सही है। जोरदार जमींदारों के राजस्व भुगतान में जानबूझकर देरी करा करते थे। देखिए आपको पता होगा जब हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड सिस्टम था, यानी कि जमींदारी प्रथा थी। अब जो जमींदार होते थे वो किसानों से कर लेते थे, यानी टैक्स वसूल करते थे। जो फसल किसान उगाते थे तो उनसे जो फायदा होता था किसानों को उसका आधे से ज़्यादा टैक्स तो वो जमींदार वसूल करते थे। ये अंग्रेजों ने ऐसा रूल बना रखा था। तो ये दोनों कथन से हो जाएगा, व्याख्या भी करते हैं। हाँ तो आपको ये डी हो जाएगा। अब है कि महात्मा गांधी ने कौन सा अखबार निकाला था, तो इसका आपको कमेंट में जवाब बताना है जरूर। रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किसने बनाया था, ये दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं।
क्योंकि 16 में से 15 करने हैं, तो इसमें से आप कोई भी 15 कर सकते हैं। अगर आपको 16 नहीं आ रहा तो छोड़ सकते हैं, और 15 नहीं आ रहा ये भी छोड़ सकते हैं। तो 16 में से 15 करना है, और इन दोनों की आपको ज़रूर बताना है। देखिए मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप कितना पढ़ते हैं और कितना आपने बुक पढ़ी है। अब खंड ख हम देखें तो दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। प्रभावती, गुप्त और दंगून गांव के बारे में लिखा है। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम। यह अभिलेख उत्कीर्णित किया गया था, तो कहाँ से किया गया था? चक्रदास द्वारा, आचार्य चलान स्वामी द्वारा, प्रभावती गुप्त द्वारा। तो देखिए सी वाला सही है। देखिए ऊपर ही मैं इसका आंसर दिखाता हूँ, यहीं पे आंसर आपको मिल जाएगा। तो सारे आपको ये जो क्वेश्चन करेंगे ना, इनके सारे आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिलेंगे। पैराग्राफ को पढ़िए, समझिए, फिर क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। तो दूसरे इस पे आते हैं हम, चित्र पे। ये है 18वां क्वेश्चन आपका। महानवमी डिब्बा नामक चित्र को ध्यान से देखिए और किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देखिए। जो महानवमी डिब्बा होता था वो मुगल सम्राट बनाते थे। ये इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो दशहरा मनाना, महानवमी का पूजन होना, तो ये सारे काम किए जाते थे इसमें। ये पत्थर का बना हुआ होता है। इसकी जो वर्ग फुट की लंबाई थी वो 11,000 थी। तो इसी से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि महानवमी डिब्बे का आधारी माप क्या था। पहला है 120 वर्ग फुट, 1100 वर्ग फुट, 11,000 वर्ग फुट, 1200 वर्ग फुट। तो ये सी आपका सही हो जाएगा, 11,000 वर्ग फुट, आंसर सी। दूसरा है कि महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान थे। तो ये तीनों ही थे, दशहरा भी होता था, दुर्गा पूजा भी की जाती थी, नवरात्रि भी की जाती। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। महानवमी डिब्बा पर होने वाले अनुष्ठानों के संदर्भ में असत्य कथन है। तो असत्य इसमें ये है कि जो यह केवल मनोरंजन के लिए थे, तो ये असत्य हो जाएगा। ये मनोरंजन के लिए नहीं थे, वास्तविक पूजा के लिए बनवाए गए थे। महानवमी डिब्बा की, इसमें देखिए 4 में से 3 ही करना था। कहाँ गया? हाँ ये रहा। तो इसमें चौथा है कि ये तीसरा है कि महानवमी डिब्बा की आधारी संरचना जिस पदार्थ की बनी थी वो पत्थर था, पत्थर से ही ये बनी हुई थी। तो इसका आंसर भी आपको ध्यान रखना है, पत्थर। ये दृष्टिवादी विद्यार्थियों के लिए ऐसा ही ये दे रखा है पढ़ने के लिए। फिर उसमें पूछा गया है मुगल साम्राज्य शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान बहुत समृद्ध था। हाँ समृद्ध था उस टाइम पे, क्योंकि जो शाहजहाँ था उस टाइम पे शाहजहाँ को किसी भी राजा से, दूसरे विपक्ष के राजा से, किसी से भी युद्ध करना पड़ा ही नहीं था। तो उसके पास बहुत धन दौलत थी, बहुत संपत्ति बची थी, इसलिए तो उसने आगरा बनवा दिया था, वो ताजमहल बनवा दिया था आगरा का। तो नूरजहाँ का वित्तीय संसाधन पर नियंत्रण होना शुरू हुआ। तो इसमें आपको कौन सा कथन ठीक है ये आपको बताना है। पहला है कि नूरजहाँ का वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण होना शुरू हुआ। जहाँ आरा और रोशनारा की वार्षिक आय बहुत अधिक थी। रोशनारा ने अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा कारवसाय राय के निर्माण में खर्च किया। रोशनारा ने विदेशी व्यापार से भारी लाभ उठाए। तो यही है, नूरजहाँ का वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण होना शुरू हो गया था। तो इसके आंसर भी आपको इसी पैराग्राफ में मिलेंगे पढ़कर। अब हम, ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए था। बाकी हम इस पे आते हैं 19वें पे। तो ये भी विदेशी ग्रामीण दे रखा है। देखिए ये भी इसी में से मिलेगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा अवध का अधिग्रहण जिस नीति के द्वारा किया गया था वह है। तो इसमें ये आपको पढ़ के मिलेगा कि किस नीति के द्वारा किया गया था। आक्रमण की नीति या फिर कुशासन का आरोप लगाकर, सहायक संधि। तो इसमें ये आएगा कुशासन का आरोप लगाकर। तो इसे पढ़िए, इसका आंसर आपको इसी में मिलेंगे। अब हम डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ इसमें ये पूछा है औपचारिक रूप से अवध को औपनिवेशिक सरकार का अंग घोषित किया गया। तो इसमें दे रखा है कहीं, तो इसमें शायद 1856 आएगा। एक बार आपको इसका देख लेना है। ये सारे आंसर आपको पैराग्राफ की पढ़कर फिर आपको अंदाज़ा लगाना है कि किस पार्ट से ये लिया गया है। अब हम वैसे क्वेश्चन पे आते हैं जो खंड ग है। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। कथन की न्यायसंगत विवेचना कीजिए। विश्व इतिहास के बारे में बात की गई है। जो आपकी विश्व इतिहास वाली बुक है उससे लिया गया है। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 1000 वर्ष, 1000 वर्ष। तो ईसा पूर्व जब ऐसे बोलते हैं ना 450 ईसा पूर्व, या फिर और 1000 ईसा पूर्व, 945 ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व का मतलब है उस तिथि से पहले,
उस तिथि से पहले। तो ये विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है कि वहीं से जो मध्यकाल था वो भी हमारा स्टार्ट हुआ है ईसा पूर्व के बाद ही। प्रथम जो तीर्थकार थे, जो जैन धर्मी थे, बौद्ध धर्मी थे, वो उसी काल में जन्मे थे। और जितने भी हमारे शासक हुए हैं, जो प्रारंभिक जो प्राचीन काल के शासक थे, वो उसी ईसा पूर्व में हुए। लेकिन जो मध्यकाल तो स्टार्ट होता है इल्तुतमिश से लेकर औरंगजेब तक, लेकिन उससे पहले का जो काल रहता है उससे ईसा पूर्व कहा जाता है। तो मध्यकाल तो हमारा यहाँ से 1000 ईसा पूर्वी से आगे से स्टार्ट होता है और ये चलता है 1700 ईस्वी तक। तो इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, एंड में बताता हूँ इस चीज़ के बारे में। हाँ, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, सॉरी एक मिनट। हाँ, 21वां है कि मुगल साम्राज्य का। तो देखिए ये जो 20वां है इसका आंसर आपको लिखना है, आपने बुक में पढ़ा होगा, वो चीज़ आप यहाँ पे लिख दीजिए। 3 मार्क्स का है तो कम से कम 1 पेज जरूर, क्योंकि ये हिस्ट्री है। मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसके राजधानी नगर थे। सौहार्दपूर्ण उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करने हैं। सौहार्द स्पष्ट कीजिए। तो सौहार्द का मतलब ये उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसकी राजधानी थी। देखिए कोई भी राजा जब बनता है तो उसका कब्जा हो जाता है उसकी राजधानी पर। मान लीजिए कि भारत पर किसी राजा का कब्जा हो गया, तो वो उसका कब्जा कहाँ पर होगा, वो उसका कब्जा होगा दिल्ली पर, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली पर वो अपना शासन स्थापित करेगा, वहाँ पर ही वो अपना राजधानी बसाएगा। अब मान लीजिए कि अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर से लेकर आगरा बसाई, तो जहाँ पर उसने अपनी राजधानी बसाई तो वो वहीं पर शासन करता है। बहुत से राजाओं ने दिल्ली पर शासन किया, तो दिल्ली पर शासन किया इसका मतलब है कि उसने पूरे भारत पर शासन किया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी राजा जिस भी देश पर कब्जा करता है तो सबसे पहले उस देश की राजधानी पर कब्जा करता है, तभी वो देशों पर कब्जा हो पाएगा। मान लीजिए कि अब रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। अब मान लो कि जो रूस है वो उसकी राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगा तो यूक्रेन पर अपने आप ही कब्जा हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी सरकार के लिए या किसी भी राजा के लिए सबसे पहले दूसरे देश की राजधानी पर कब्जा करना चाहिए, तभी वो उस देश पर शासन कर सकेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मुगल साम्राज्य का भी हृदय से ये भी रहा है। अकबर के काल में भी आपने देखा होगा और शाहजहाँ के काल में भी आपने देखा होगा, हर राजाओं के काल में आपने देखा होगा। और आगे है कि सूर्यास्त विधि क्या थी, जमींदार राजस्व के भुगतान में क्यों चूक जाते थे। देखिए आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर लैंडलॉर्ड सिस्टम था, यहाँ पे जमींदारी प्रथा थी। जो भी किसान फसल उगाते थे उन्हें जो लाभ होता था उसका आधे से ज़्यादा लाभ वो जमींदारों को देते थे। ऐसा अंग्रेज़ों ने नियम बना रखा था। अंग्रेज कहते थे अगर तुम किसानों से लाभ नहीं लोगे तो हम तुमसे पैसे चार्ज करेंगे। तो जमींदार इसलिए किसानों से लिया करते थे, तो जमींदारों को बहुत फ़ायदा होता था। अब सूर्यास्त नीति क्या है कि एक ऐसा नियम बना दिया जाता था कि अगर जो किसान है वो सूरज छिपने से पहले एक उन्हें मतलब वक्त दिया जाता था कि इस तारीख को सूरज छिपने से पहले अगर तुम हमें हमारा राजस्व नहीं दोगे, कर नहीं दोगे, तो हम तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। तो ऐसा होता था, तो उसे सूर्यास्त विधि कहा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन क्या था। देखिए असहयोग आंदोलन ये मई 1920 में स्टार्ट हुआ था, जब रोल्ट एक्ट आया था 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जब जनरल डायर ने बहुत से लोगों पर गोलियां चला दी थी, 3000 के करीब लोग मारे गए थे। उसके बाद असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ये गांधी जी के नेतृत्व में सहयोग हुआ था। तब बहुत से जो पुलिस थाने थे उन पर आग लगा दी गई थी और बहुत ज़्यादा देश में प्रदर्शन हुआ था। तो इसके बारे में आपको बताना है। और विभिन्न सामाजिक वर्गों ने आंदोलन में किन विभिन्न तरीकों से भाग लिया। तो इस जो आंदोलन था सबसे ज़्यादा भीड़ इस आंदोलन में देखी गई थी। सभी महिलाएं, सभी बच्चे, सभी बुजुर्ग इस आंदोलन में कूद पड़े। देखिए क्या हुआ था कि जब 1919 में बिना बात के जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जो लोग थे उन सभी लोगों पर बिना बात के गोली चला दी थी, कोई मतलब ही नहीं था। उस टाइम पे जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्हें भी उन्हें उपाधि मिली थी वो भी उन्होंने लौटा दी थी। इसी के विरोध में प्रदर्शन हुआ था पूरे देश में, उसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया था। अब आगे हड़प्पा संस्कृति में सत्ता तथा शासक वर्ग के अस्तित्व के संबंध में दिए जाने वाले तर्कों की युक्तिपत विवेचना कीजिए। और संत कबीर के विचारों और शिक्षाओं या अथवा में भी दे रखे पुरातत्व व्याख्या की समस्याएं संभवत सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती है। तो सारे क्वेश्चन आसान हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26वां, मैं आपको करवा देता हूँ। अफवाह तभी फैलती है जब लोगों के ज्ञान में गहरे दबे डर तथा संदेह के अनुकूल सुनाई देते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए 1857 प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था, प्रथम विद्रोह था
जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था। इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। झांसी बाई रानी का आपने नाम सुना होगा, नाना का आपने नाम सुना होगा, और मंगल पांडे इनका आपने नाम सुना होगा। तो ये सारे ही इस स्वतंत्रता आंदोलन में उतरा था। पहला सैनिक आंदोलन था ये। होता क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें हथियार बनते थे। जो हथियार जो बनते थे उसमें गौ के मांस, जो गौ होती है उसके मांस के कारतूस उसमें भरे जाते थे। तो इसमें इससे हिंदुओं के बीच में आक्रोश बढ़ा, और हिंदू मुस्लिम उस टाइम पे एक ही थे। तो हिंदू मुस्लिम दोनों मतलब ऐसे भाई भाई की तरह रहते थे। अब जैसे रहते हैं वैसे नहीं रहते थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हिंदुओं के धर्म को बस्ट करना शुरू कर दिया गया। इससे अंग्रेज भी बहुत गुस्सा हुए थे, वो मुसलमान भी बहुत गुस्सा हुए थे, और मुसलमानों और हिंदुओं ने दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया गया था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है भारतीय इतिहास का। ध्यान रखना आपको 1857। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हमारे कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं, वैसे भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी ये पूछा जाता है। तो बाकी जो क्वेश्चन है आप ये कर ही लेंगे। हम मैप पर आते हैं, मैप इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी जो 8-8 नंबर की है इनमें आपको बना के लिखना है, ज़रूर कर लिख के आना है। देखिए हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आसानी से पास हो सकते हैं लोग, और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। बस आपको एक बार आपने अगर स्टार्ट से लेकर लास्ट तक बुक पढ़ी है, आप किसी की वीडियो मत देखिए यूट्यूब पे, बस आप एक बार बुक को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रीड कर लीजिए। अभी भी आपके पास दिन है, तो आपका काम एग्जाम में अच्छी तरह से बन जाएगा, क्योंकि आप एमसीक्यूज तभी सोल्व कर पाएंगे जब आप बुक को आपने पढ़ा होगा। बड़े क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं बना के। अब मानचित्र वाले हम देखें। भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को अंकित करना है। लोथल एक हड़प्पा स्थल है। तो लोथल जो है, पहले तो ये महाराष्ट्र में था, जिसे सौराष्ट्र कहा जाता था। अब ये गुजरात के एक हिस्से में आ गया है। तो लोथल वहाँ पर है, गुजरात में, आपको ध्यान रखना है। दूसरा है बोध गया, एक प्रमुख बौद्ध स्थल। तो जो बोध गया है वो बिहार में है, बोध गया। तो आपको ध्यान रखना। पानीपत, बाबर अकबर, जहाँ पर पहला युद्ध हुआ था बाबर और अकबर का। तो पानीपत का प्रथम कब हुआ था, कमेंट में बताइए। चलो मैं बता देता हूँ, 1526 में हुआ था, 1526 में, जहाँ पर बाबर, अकबर और औरंगजेब के अधीन ये क्षेत्र था। और किसके बीच में होता ये भी आपको कमेंट में बता देना एक बार। तो ये उसमें हरियाणा में, आपको ध्यान रखना है। और एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कब हुआ था युद्ध, 1526 में हुआ था। मेरठ 1857 के विद्रोह का एक मुख्य केंद्र। तो मेरठ आपको पता है मेरठ कहाँ पर है? तो मेरठ आपको पता है यूपी में है। चंपारण कहाँ पर है? देखिए चंपारण पहला आंदोलन था जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1914 में। तो सबसे पहले 1917 में वो चंपारण गए थे, जहाँ पर सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था ये 1917 में हुआ था। और ये कहाँ पर है? बिहार में है, जहाँ पर नील की खेती होती थी। और जो ये आपने इंडिगो चैप्टर में पढ़ा है इंग्लिश में, जहाँ पर नील की खेती होती थी चंपारण में, और वहाँ पे जो किसान थे उनको उनसे भारी कर्ज लिया जाता था। तो इसी के विरोध में गांधी जी वहाँ पर गए, और उनका जो वापस जो अंग्रेज़ों ने उनसे पैसे लेते किसानों ने, वो पैसे उन्हें दिलाया। हालांकि 25% ही दिलाया इतने का, लेकिन फिर भी दिलाया था उन्हें। तो प्रथम ये आंदोलन था जिससे अंग्रेज डरे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा ही एक दे रखा है 30.2। भारत के दिए गए इस राजनीतिक मानचित्र पर राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 2 स्थल दिए गए हैं, ए भी अंकित किए गए हैं। उन्हें पहचानिए और उनके नाम लिखने हैं। तो जो दृष्टिबाधित है उनके लिए ये है कि कोई 3 परिपक्व हड़प्पा स्थलों के नाम लिखना है, और 1857 के विद्रोह की किन्हीं 2 केंद्रों के नाम लिखने हैं। मानचित्र वाले हम देख लेते हैं। तो जो ए स्थान दे रखा है ये पंजाब का स्थान दे रखा है। पंजाब इधर लाहौर का इधर स्थान दे रखा है। तो आप इधर लाहौर का ये नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले लाहौर पंजाब में ही था जब 1857 का ये विद्रोह हुआ था। और ये बी दे रखा है महाराष्ट्र का, तो यहाँ पर ये शायद पुणे है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी इस जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। इनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो एक तो पैराग्राफ वाला है, ये 2 प्रति के प्रश्न है। 8 नंबर वाला कौन सा? हाँ ये वाला। ये 24, 25 और 26, इन 8 नंबर वाले को एक बार करके देखिए अपनी तरीके से। तो दोस्तों बहुत जल्दी मैंने ये वीडियो ख़त्म कर दी है, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता था। जितनी शॉर्ट वीडियो होगी उतना ही आप ज़्यादा देखेंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर टिक कर लीजिए, क्योंकि
अब मैं एक वीडियो ऐसे बनाने वाले हूँ जिससे कि जब अंग्रेज़ भारत में आए थे और तब जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर गए, उसके बीच में जितना भी कुछ हुआ था, यानी कि आज़ादी की कहानी के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। छोटी-सी वीडियो बनाऊँगा जिससे सारा मैटर आपको समझ में आ जाएगा। 25-30 मिनट में एक वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि कब अंग्रेज़ हमारे भारत में आए थे, कैसे उन्होंने यहाँ पर अत्याचार किया, कैसे शासन किया और कब, क्यों, किस तरीके से छोड़कर भारत को गए थे वो और भारत ने आगे फिर क्या-क्या किया। इन सब के बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूँ। नोटिफ़िकेशन आपकी आ जाएगा 2-3 दिन में। आपका पेपर है उससे पहले बना दूँगा ताकि आपके पेपर में वो सहायक हो सके वो वीडियो। क्योंकि हिस्ट्री जो है ना, वो एक कहानी की तरह समझी जाती है। एक कहानी की तरह मैं आपको अगर समझा दूँगा ना, तो आप वही क्वेश्चन आप लिख के आ जाएँगे उसमें। क्योंकि आपकी जो इंडिया वाली बुक है उसमें यही बताया गया है, मध्यकाल के बारे में ही बताया गया है, जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उसी के बारे में बताया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए।